ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे एक दिन अचानक अपने घर के बाहर एक अजीब सा डमी मिलता है और उसी दिन उसकी वाइफ का रहस्यमय तरीके से कत्ल हो जाता है। और इस आदमी को पूरे यकीन था कि इस कत्ल के पीछे या तो इस डमी का या फिर उस शख्स का हाथ है जिसने ये डमी उसके घर पर भेजा था। तो आखिर इस डमी का सच क्या था और क्या वाकई में उसकी वाइफ के मर्डर के पीछे ये डमी था, जानने के लिए बने रहिए आज की वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत में हम जिमी और उसकी वाइफ लीजा को देखते हैं। एक दिन उनके घर की डोरबेल बजती है, लेकिन जब जिमी घर का दरवाजा खोलता है तो बाहर कोई नहीं था और वहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ था जिस पर जिमी का नाम लिखा हुआ था, लेकिन इस बॉक्स पर भेजने वाले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिसे देखकर जिमी को थोड़ा अजीब तो जरूर लगता है, लेकिन लीजा के कहने पर वो इस पार्सल को घर के अंदर ले जाता है। और जब ये दोनों इस बॉक्स को खोलते हैं तो अंदर उन्हें एक डमी मिलता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि बॉक्स के अंदर भी ना तो कोई कार्ड था और ना ही भेजने वाले का कोई नाम पता, यानी ये डमी किसने और क्यों भेजा था इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। खैर लीजा को ये डमी काफी पसंद आता है और वो उससे बातें करने लगती है। और थोड़ी देर बाद जिमी डिनर लेने के लिए घर से बाहर चला जाता है और इस दौरान लीजा डमी को बेड पर बिठाकर एक कपड़े से ढक देती है। दरअसल वो जिमी के साथ एक प्रैंक करना चाहती थी और डमी की मदद से उसे डराने का प्लान बना रही थी। लेकिन जैसे ही लीजा डमी को बेड पर बिठाकर कमरे से बाहर निकलती है तो अचानक घर में बज रहा म्यूजिक, घड़ी की टिक टिक और आसपास की हर आवाज धीरे धीरे शांत होने लगती है और पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। और तभी लीजा को उस डमी के अंदर से एक बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है और लीजा घबरा कर डमी के पास जाती है और जैसे ही उसके ऊपर से कपड़ा हटाती है तो अचानक कोई अदृश्य शक्ति उसे उठाकर कमरे से बाहर फेंक देती है और फिर उसे घसीटते हुए फिर से कमरे में ले जाती है। अब थोड़ी देर बाद जिमी भी डिनर लेकर घर वापस आ जाता है और तभी उसे अपने कमरे में से लीजा की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे कमरे में बुला रही थी। और जैसे ही जिमी कमरे में दाखिल होता है तो उसे फ्लोर पर खून के निशान दिखाई देते हैं और वो देखता है कि लीजा बेड पर खुद को एक कपड़े से ढककर बैठी हुई थी। और जैसे ही वो उसका कपड़ा हटाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि कपड़े के नीचे लीजा की लाश थी। किसी ने बड़ी बेरहमी से उसका मर्डर कर दिया था और सबसे खौफनाक बात ये थी कि उसकी जुबान काट दी गई थी और उसे एक पपेट की तरह बेड पर बिठाया गया था। और दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात ये थी कि अगर लीजा पहले ही मर चुकी थी तो जिमी को लीजा की आवाज में कमरे में बुला कौन रहा था। खैर इसके बाद घर में पुलिस पहुंचती है और पूरा सीन देखने के बाद पुलिस का शक सीधा जिमी पर ही जाता है क्योंकि घर में ना तो किसी दूसरे इंसान के फिंगरप्रिंट्स मिले थे और ना ही किसी दरवाजे या खिड़की के टूटने का कोई निशान था, यानी घर के अंदर किसी के आने का कोई सबूत नहीं था। और ऐसे में पुलिस के पास जिमी पर शक करने की वजह साफ थी, इसलिए उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। और पूछताछ के दौरान जिमी भी समझ जाता है कि पुलिस की नजरों में सबसे बड़ा सस्पेक्ट वही है और वो अपनी सफाई देते हुए कहता है कि मैं अपनी ही वाइफ को क्यों मारूंगा, मैं तो उससे प्यार करता था। और फिर वो डिटेक्टिव एडम से कहता है कि अगर तुम लीजा के कातिल तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि हमारे घर वो डमी किसने भेजा था। असल में जिमी को यकीन था कि लीजा की मौत और उस डमी के बीच में कोई न कोई कनेक्शन तो जरूर है, लेकिन एडम को उसकी ये बात बिल्कुल बेवकूफी लगती है। वो सीधा कहता है कि आखिर एक डमी किसी का मर्डर कैसे कर सकता है और जिमी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। और फिलहाल पुलिस के पास भी जिमी को गिरफ्तार करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं थे, इसलिए पूछताछ के बाद उसे जाने दिया जाता है। इसके बाद जिमी सीधा अपने घर आ जाता है और उस बॉक्स को ध्यान से देखने लगता है जिसमें से उसे ये डमी मिला था। तभी उसकी नजर बॉक्स के अंदर लगे कपड़े के नीचे छुपे एक पोस्टर पर पड़ती है। इस पोस्टर पर सालों पहले रेवंसवेयर में हुए मैरी शो और बिली के एक शो के बारे में लिखा हुआ था। ये पोस्टर देखकर जिमी हैरान रह जाता है क्योंकि रेवंसवेयर वही जगह थी जहाँ से उसका परिवार बिलोंग करता था और अब उसे समझ में आ जाता है कि इस डमी का उसके अतीत के साथ कोई न कोई कनेक्शन तो जरूर है। इसलिए वो सच का पता लगाने के लिए रेवंसवेयर चला जाता है और वहाँ पहुंचकर जिमी सीधा अपने पिता एडवर्ड के घर पर जाता है जहाँ पर दरवाजा उसकी नई स्टेप मदर एला खोलती है और ये इन दोनों की पहली मुलाकात थी। और इसके बाद जब जिमी अपने पिता से मिलता है तो वो देखता है कि एडवर्ड की तबीयत काफी खराब है। असल में 2 महीने पहले उसे एक अटैक आया था जिसकी वजह से वो पूरी तरह से व्हील चेयर पर आ चुका था। वैसे जिमी अपने पिता से नफरत किया करता था क्योंकि एडवर्ड काफी अय्याश किस्म का आदमी था और जिमी की माँ ने भी एडवर्ड की इन्हीं हरकतों की वजह से ही सुसाइड किया था। और एला भी एडवर्ड की पहली या फिर दूसरी नहीं बल्कि तीसरी बीवी थी। खैर जिमी यहाँ पर अपने पिता से एक
पोएम के बारे में पूछता है जिसे बचपन में उसकी माँ उसे सुनाया करती थी, जो है Beware the stare of Mary So. She had no children, only doll. And if you see her in your dream, be sure you never ever scream. यानी मैरी सो की नजरों से बचकर रहना। उसके अपने कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए वो अपने डॉल्स को ही अपने बच्चों की तरह मानती थी। और अगर वो कभी तुम्हें तुम्हारे सपने में दिखाई दे तो गलती से भी चीखना मत। खैर, अब इस पोएम को सुनकर एडवर्ड जिमी से कहता है कि इसका असल दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, ये बस एक कविता है जो माँ अपने बच्चों को सुलाने के लिए सुनाया करती थी। जिस पर जिमी कहता है कि इसका असल दुनिया से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है, क्योंकि मैरी सो का नाम लेने से सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े लोग भी डरते हैं। खैर, इसके बाद जिमी हेनरी नाम के एक मोर्टिसन से मिलता है, क्योंकि लीजा की बॉडी को उसके ही मोर्चरी में रखा जाने वाला था। और हेनरी जिमी को बताता है कि वो आज रात लीजा की लाश को मोर्चरी ले आएगा और फिर अगले दिन उसका फ्यूनरल किया जाएगा। और फिर इसके बाद जिमी इसी टाउन के एक होटल में कमरा ले लेता है और वो डमी भी इस वक्त उसके ही पास था और वो उसे एक चेयर पर बिठाकर खुद बेड पर सोने चला जाता है। लेकिन उसके सोते ही अचानक उस डमी में अपने आप ही हलचल होने लगती है और अगले ही पल जिमी को लीजा की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसे सुनकर उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि वो डमी उसके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही वो कमरे की लाइट को ऑन करता है तो वो देखता है कि वो डमी तो उसी जगह पर बैठा हुआ था जहाँ पर उसने उसे रखा था। और तभी जिमी की नजर पर्दे के पीछे पड़ती है, जहाँ उसे एक डरावनी औरत नजर आती है और अगले ही पल वो अचानक गायब हो जाती है। और अब ये सब देखकर जिमी को पहली बार यकीन हो जाता है कि इस डमी के पीछे कोई शैतानी ताकत है और उसने ही लीजा को मारा था। लेकिन अभी उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे, जैसे ये डमी उनके घर में भेजा किसने और किसी को लीजा को मारकर क्या ही मिला होगा। खैर, दूसरी तरफ हेनरी लीजा की डेड बॉडी को मोर्चरी में ले आता है और वो जब उसकी आखिरी तस्वीर लेने लगता है तो लीजा की हालत को देखकर उसकी भी रूह कांप जाती है। अब अगले दिन लीजा का फ्यूनरल कर दिया जाता है, जहाँ हेनरी की वाइफ मैरियन भी आई हुई थी। और फ्यूनरल के बाद मैरियन जिमी के पास आती है और उससे पूछती है कि जब वो तुम्हारी वाइफ को मार रही थी क्या तुमने उसे देखा था। लेकिन जिमी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैरियन आखिर किसकी बात कर रही है। और तभी मैरियन उसे मैरी सो वाली पोएम सुनाने लगती है और एक कब्र की तरफ देखते हुए कहती है कि वो फिर से आ चुकी है, अब कोई नहीं बचेगा। लेकिन इससे पहले कि मैरियन जिमी को कुछ बता पाती, हेनरी वहाँ पर आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। और जाते जाते मैरियन जिमी से सिर्फ इतना कहती है कि तुम्हें उस डमी को फिर से उसकी कब्र में दफनाना होगा। और मैरियन के जाने के बाद जिमी सीधा उस कब्र के पास जाता है जिसकी तरफ मैरियन इशारा कर रही थी। और ये कब्र किसी और की नहीं बल्कि मैरी सो की थी। यानी जिस पोएम को जिमी अब तक एक कहानी समझ रहा था वो असल में एक सच्ची घटना थी। और मैरी सो नाम की एक औरत वाकई में एग्जिस्ट करती थी, जो कि अपने डॉल्स को सिर्फ खिलौने नहीं बल्कि अपने बच्चों की तरह मानती थी। और जिस औरत को उसने अपने कमरे में पर्दे के पीछे देखा था वो कोई और नहीं बल्कि मैरी का ही घोस्ट था। और जैसे ही उसे ये सब समझ में आता है वो सीधा अपने कमरे में जाता है और इस डमी को ध्यान से देखकर उसका नाम वगैरह ढूंढने लगता है ताकि वो उसकी कब्र का पता लगा सके और उसे दोबारा दफना सके। और थोड़ी देर बाद उसे डमी का नाम मिल जाता है जो होता है बिली। इसके बाद जिमी मैरी सो की कब्र के पास पहुंचता है और वहां पर उसे बिली की कब्र मिल जाती है और वो बिली को उस खाली कब्र में दफना कर वापस अपने होटल के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे ही जिमी अपने कमरे में पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके सामने उसके बेड पर बिली बैठा हुआ था। जिमी अभी ये समझने की कोशिश कर ही रहा था कि ये डमी दोबारा उसके पास कैसे पहुंचा। तभी उसकी नजर कमरे में बैठे डिटेक्टिव एडम पर पड़ती है। दरअसल एडम जिमी का पीछा कर रहा था और उसने उसे डमी को कब्र में दफनाते हुए देख लिया था। उसके लिए ये डमी लीजा के मर्डर का एक इम्पोर्टेंट एविडेंस था, इसलिए उसे लगता है कि जिमी जानबूझकर सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से वो डमी को दोबारा कब्र से निकाल लाया। खैर, इसके बाद जिमी बिली को लेकर सीधा मैरियन के पास जाता है और उससे मैरी सो के बारे में पूछने लगता है। लेकिन मैरी का नाम सुनते ही मैरियन बुरी तरह से डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है। और तभी हेनरी भी वहाँ पर आ जाता है और अब फाइनली जिमी को पता चलता है कि मैरी सो कौन थी और लोग उसका नाम लेने से भी इतना डरते क्यों थे। हेनरी जिमी को बताता है कि मैरी एक वेंट्रिलोक्विस्ट थी, यानी वो अपनी डमी के साथ स्टेज पर परफॉर्म किया करती थी और डमी से बात किया करती थी। और वो रेवन फेयर के ही एक थिएटर में रहा करती थी और उसके पास टोटल 101 डमीज थे जिन्हें वो अपने बच्चों की तरह मानती थी। एक दिन एक शो के दौरान मैरी बिली नाम के एक डमी के साथ परफॉर्म कर रही थी। तभी एक बच्चा उससे कहता है कि मैं तुम्हारे होठों को हिलते हुए देख सकता हूँ, जिसे सुनकर मैरी को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में उस बच्चे से पूछती है कि क्या तुम बिली को सिर्फ एक डमी समझते हो। और इसके बाद मैरी ऐसा परफॉर्म करती है कि बिली और वो एक साथ बोलते हुए नजर आते हैं, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। और फिर मैरी उस बच्चे को घूरते हुए कहती है कि अब बताओ असली डमी कौन है।
और इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद ही वो बच्चा अचानक गायब हो गया। और फिर कुछ दिनों बाद मैरी की भी किसी ने हत्या कर दी और मैरी की वसीयत के मुताबिक उसके 101 डमीज को भी उसके साथ ही दफन कर दिया गया। और फिर मैरी की मौत के कुछ दिनों बाद ही रेवन फेयर्स के लोग एक एक करके मरने लगे और लीजा की तरह ही उनकी लाश में भी उनकी जुबान गायब होती थी। और फिर अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए जिमी उस थिएटर की तरफ निकल जाता है जहाँ पर मैरी सो रहा करती थी। उधर हेनरी जब अपने घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि मैरियन बिली के साथ बातें कर रही थी और सबसे अजीब बात यह थी कि बिली के अंदर से मैरी सो की आवाज आ रही थी। ये देखकर हेनरी गुस्से में आ जाता है और बिली को खत्म करने के लिए उसे मोर्चरी में ले जाता है। लेकिन मोर्चरी में पहुंचने के बाद हेनरी को बेसमेंट में मैरियन के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है और वो उसे ढूंढने के लिए बेसमेंट में चला जाता है। और तभी अचानक उसके सामने मैरी आ जाती है और जैसे ही हेनरी उसे देखकर चीखता है, मैरी उसकी जुबान काटकर उसे खत्म कर देती है और फिर उसकी जीभ को अपनी जीभ से जोड़ लेती है और कहती है कि अब तुम्हारी आवाज मेरी है। यानी अब मैरी हेनरी की आवाज में बात कर सकती थी। और हम लोग यहाँ पर समझ पाते हैं कि कैसे लीजा की मौत के बाद जिमी को उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। असल में वो लीजा नहीं बल्कि मैरी थी जो कि लीजा की आवाज में जिमी को बुला रही थी। खैर दूसरी तरफ जिमी थिएटर पहुंच चुका था और वहाँ पर उसे मैरी की एक डायरी मिलती है जिसमें उसने एक परफेक्ट डमी बनाने के लिए काफी रिसर्च की हुई थी। और इसी डायरी में जिमी को उस लड़के के बारे में भी पता चलता है जो कि सालों पहले अचानक गायब हो गया था। और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि जिमी का ग्रेट अंकल माइकल एसन था, जिसे देखकर जिमी को समझ आ जाता है कि मैरी और एसन फैमिली यानी जिमी की फैमिली के बीच ये दुश्मनी बहुत पुरानी है। और इस बारे में और जानने के लिए वो सीधा अपने पिता एडवर्ड के पास जाता है और बार बार पूछने पर एडवर्ड उसे बता देता है कि आखिर पास्ट में हुआ क्या था। वो बताता है कि जब माइकल अचानक गायब हो गया तो काफी दिनों तक ढूंढने के बाद भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। तो एसन फैमिली को शक हुआ कि मैरी ने ही उसे किडनैप किया है। इसी शक में एसन फैमिली ने गाँव के कुछ लोगों के साथ मिलकर मैरी को पकड़ लिया और फिर उन्होंने मैरी की जुबान काटकर उसकी हत्या कर दी ताकि मरने से पहले वो चीख ना सके और कोई उसकी आवाज ना सुन सके। लेकिन मैरी की मौत के कुछ दिनों बाद ही उसकी हत्या में शामिल लोग एक एक करके मरने लगे। उनकी भी जुबान कटी होती थी, जिसे देखकर लोगों को समझ में आ गया कि मैरी सो की आत्मा वापस आ चुकी है और वो अपना बदला ले रही है। और मैरी ने सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं मारा जिन्होंने उसकी हत्या की थी, बल्कि उनके परिवारों को भी खत्म कर दिया। इसी वजह से एडवर्ड ने जानबूझकर जिमी को अपने से दूर रखा ताकि मैरी उस तक पहुंच ना सके। अब जिमी को समझ में आ जाता है कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वो उसके पूर्वजों की वजह से शुरू हुए एक पुराने बदले का हिस्सा था। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में कुछ सवाल थे। मैरी ने आखिर लीजा को क्यों मारा? वो तो एसन फैमिली से नहीं थी। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि बिली को कब्र से निकालकर जिमी के घर भेजा किसने था? और इन सवालों को जवाब ढूंढने के लिए जिमी एक बार फिर से मैरी के पुराने थिएटर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन घर से निकलने से पहले ही डिटेक्टिव एडम उसे रोक लेता है और उसे बताता है कि मैरी के कब्र के आसपास मौजूद सारी कब्रों के अंदर से लाशें गायब हैं। असल में एडम मैरी के 101 डमीज की बात कर रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उन कब्रों में इंसानों की लाशें नहीं बल्कि मैरी के डमीज दफन थे। और अब उसे शक होता है कि इन कब्रों की लाशें जिमी ने ही गायब की हैं, क्योंकि उसने पहले जिमी को ही बिली की कब्र को खोदते हुए देखा था। जिमी उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन एडम उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। और तभी अचानक जिमी को हेनरी का फोन आता है। हेनरी कहता है कि वो ये साबित कर सकता है कि लीजा को जिमी ने नहीं मारा, लेकिन इसके लिए जिमी को मैरी के थिएटर में आकर उससे मिलना होगा। और दोस्तों हम जानते हैं कि हेनरी को मैरी पहले ही मार चुकी है। इसका मतलब ये फोन कॉल हेनरी का नहीं बल्कि मैरी का था, जो कि जिमी को अपने जाल में फंसा रही थी। लेकिन जिमी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था, इसलिए वो एडम को साथ लेकर थिएटर में पहुंच जाता है। और थिएटर में एंटर करने से पहले जिमी एडम से कहता है कि चाहे अंदर तुम्हें कुछ भी दिखाई दे, चीखना मत, क्योंकि मैरी के बारे में अब तक उसे ये पता चल चुका था कि जो भी उसे देखकर चीखता है मैरी उसकी जुबान काटकर उसे खत्म कर देती है। इसके बाद ये दोनों थिएटर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें मैरी के सारे डमीज रखे हुए मिलते हैं। यानी किसी ने इन डमीज को कब्रों से निकाल कर वापस थिएटर में लाकर रख दिया था। तभी एक डमी मैरी की आवाज में बात करने लगता है और जिमी उससे पूछता है कि लीजा तो एसन फैमिली का हिस्सा नहीं थी, तो फिर तुमने उसे क्यों मारा? जिस पर मैरी जवाब देती है कि लीजा प्रेग्नेंट थी, यानी उसके बच्चे के रूप में एसन फैमिली की अगली जनरेशन आने वाली थी, इसलिए मैरी ने उसे पैदा होने से पहले ही खत्म कर दिया। तभी एडम घबराकर शॉटगन से उस डमी को उड़ा देता है और इसके बाद थिएटर में रखे बाकी डमीज एक एक करके हिलने लगते हैं। और ये देखकर जिमी को समझ में आ जाता है कि मैरी इन डमीज के जरिए ही अपनी पावर्स को यूज कर रही है, इसलिए वो बिना वक्त गवाए थिएटर में रखे सारे डमीज को आग लगा देता है
और फिर जिमी और एडम वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी मैरी अपने असली डरावने रूप में एडम के सामने आ जाती है, जिसे देखकर वो चीख पड़ता है और मैरी उसकी जुबान काटकर उसे खत्म कर देती है। अब मैरी जिमी के सामने आती है, लेकिन जिमी किसी तरह से खुद को कंट्रोल कर लेता है और चीखता नहीं, इसलिए मैरी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। अब जिमी को लग रहा था कि उसने मैरी के सारे डमीज जला दिए हैं, लेकिन तभी उसे याद आता है कि बिली अभी भी हेनरी के पास है और वो मैरी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सीधा हेनरी के घर पर पहुंचता है और वहां पर उसे पता चलता है कि हेनरी भी मारा जा चुका है। जिमी मैरियन से बिली के बारे में पूछता है तो मैरियन उसे बताती है कि उसे तो एडवर्ड ले गया, जिस पर जिमी हैरान होकर कहता है कि मेरा पिता तो व्हीलचेयर पर है और वो घर से बाहर निकल ही नहीं सकता। और मैरियन कहती है कि एडवर्ड को बिली को लेकर जाने के लिए खुद चलने की जरूरत है ही नहीं, और जिमी को इस बात का कोई मतलब समझ में नहीं आता। इसके बाद वो सीधा एडवर्ड के घर पर पहुंचता है और वहां उसे सच में बिली मिल जाता है। तभी मैरी सो एक बार फिर से जिमी पर हमला कर देती है, लेकिन जिमी उसी वक्त बिली को आग में फेंक कर खत्म कर देता है। बिली के खत्म होते ही मैरी भी गायब हो जाती है। जिमी को लग रहा था कि शायद अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन जब वो अपने पिता एडवर्ड के पास जाकर बात करता है तो एडवर्ड उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो बिल्कुल चुपचाप व्हीलचेयर पर एक डमी की तरह बैठा हुआ था, जिसे देखकर जिमी को बहुत अजीब लगता है। इसलिए जब वो उसके पास जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एडवर्ड कब का मर चुका था और उसकी बॉडी को एक पपेट की तरह यूज किया जा रहा था। यानी इतने दिनों से जिमी जिसे अपना पिता समझकर बात कर रहा था वो असल में कोई इंसान नहीं बल्कि एक डमी था। और तभी उसके सामने आती है एला और जिमी को पता चलता है कि एला भी नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि मैरी सो की बनाई हुई एक परफेक्ट डॉल थी और एला ही एडवर्ड के पपेट बॉडी को ऑपरेट कर रही थी। यानी मैरी ने ही एला के जरिए एडवर्ड को कंट्रोल किया और बिली को भी कब्र से निकालकर जिमी के घर पर किसी और ने नहीं बल्कि एला ने ही पहुंचाया था। अब जिमी को उसके सारे सवालों को जवाब मिल चुका था और तभी एला उसके सामने आकर कहती है कि अब बताओ असली डमी कौन है। और उसी वक्त एला के चेहरे में उसे मैरी का चेहरा दिखने लगता है, जिसे देखकर जिमी के मुंह से चीख निकल जाती है। और बस मैरी को तो इसी पल का इंतजार था और फिर वो जिमी को भी खत्म कर देती है। और इस तरह से मैरी ने पूरी एसन फैमिली को खत्म करके अपना बदला पूरा कर लिया और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।